अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब नेटफ्लिक्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने थे, उस समय वॉल स्ट्रीट को ये एक्सपेक्टेड था कि नेटफ्लिक्स के 2 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके होंगे। मगर हुआ इसका उल्टा। जब नेटफ्लिक्स ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे तो उसमें उन्होंने अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स कम होने की बात कही। जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक नेटफ्लिक्स अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स खो चुका था। बहुत से लोगों ने नेटफ्लिक्स की ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड्स को हटाना शुरू कर दिया था। ऐसा पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ था। और यही नहीं, नेटफ्लिक्स ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में भी उनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स और कम हो सकते हैं। बस फिर क्या था, इस अनाउंसमेंट के बाद नेटफ्लिक्स के शेयर्स में 25% की गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर 2022 में अब तक नेटफ्लिक्स के शेयर्स में 60% तक की गिरावट आ चुकी है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्राइस हाइक। इस साल जनवरी में नेटफ्लिक्स ने यूएस और कनाडा में अपनी सब्सक्रिप्शन फीस को $2 से बढ़ा दिया। यह पिछले 2 सालों में पहला प्राइस हाइक था। इससे हुआ ये कि नेटफ्लिक्स के रेवेन्यूज तो बढ़े, लेकिन उनके 6 लाख सब्सक्राइबर्स कम हो गए। इसके 1 महीने बाद 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, सब चीज़ें महंगी हो गई। इन्फ्लेशन से लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया। लोगों ने नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को रोकने के लिए अपने वीडियो सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए। यूके में 15 लाख लोगों ने अपने सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए। अमेरिका में भी हालत कुछ ज़्यादा सही नहीं है। यहाँ पर इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई पे है और एक अनुमान है कि आने वाले समय में 36% अमेरिकन अपने OTT सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा कारण है रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद बहुत सी कंपनियां रशिया में अपने ऑपरेशंस को बंद करके जा चुकी हैं और नेटफ्लिक्स भी उन्हीं में से एक है। इस कदम से नेटफ्लिक्स को अपने 7 लाख सब्सक्राइबर्स से हाथ धोना पड़ा। तीसरा कारण है पासवर्ड शेयरिंग। दुनिया में नेटफ्लिक्स के 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और 10 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो फ्री में नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन 22 करोड़ सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन 10 करोड़ लोगों के साथ अपना पासवर्ड शेयर करते हैं। अब इन लोगों का मानना है कि हम 500 रुपये महीने क्यों खर्च करें जब हम अपने दोस्तों से पासवर्ड शेयर कर लेते हैं। अब इससे नेटफ्लिक्स को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है। अब ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स इसके बारे में नहीं जानता, बहुत पहले से नेटफ्लिक्स इसके बारे में सब जानता था, लेकिन उसका ये मानना है कि लोगों को नेटफ्लिक्स की आदत पड़नी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आदत पड़ गई तो फिर एक ना एक दिन वो सब्सक्रिप्शन भी खरीद लेंगे। मगर लोगों को कंटेंट शेयर करने के बजाय पासवर्ड चोरी करने की आदत पड़ गई। अब नेटफ्लिक्स इससे परेशान हो चुका है। वो पासवर्ड शेयरिंग करने के लिए कोई चार्जेस लाने वाला है, जिसकी टेस्टिंग कई देशों में चल रही है। 2020 एक एक्सेप्शनल ईयर था। लोग अपने घरों में बंद थे, सारा दिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपना समय बिताते थे। उस साल 36 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड हुए। लेकिन उसके बाद जब पेंडेमिक खत्म हुआ और लोगों ने ऑफिस जाना शुरू किया, तो अगले साल 2021 में 18 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स ऐड हुए। इसका मतलब है नए सब्सक्राइबर्स की संख्या आधी हो गई। इसके अलावा आज मार्केट में OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सब को आज आपका अटेंशन चाहिए। ये सब नेटफ्लिक्स के रीसेंट स्ट्रगल्स हैं जिनसे वो कभी ना कभी बाहर आ जाएगा। लेकिन एक मार्केट है जिसे नेटफ्लिक्स क्रैक नहीं कर पाया और वो है इंडिया। नेटफ्लिक्स के एक्स CEO और एक्स फाउंडर रीड हेस्टिंग्स का कहना है कि उन्हें इस बात का दुख है कि वो भारत जैसी मार्केट में उतने कामयाब नहीं हो सके। नेटफ्लिक्स 2016 में भारत में लॉन्च होने वाला पहला ग्लोबल OTT प्लेटफॉर्म था। एक्सेंचर के एक सर्वे में पाया गया है कि 74% इंडियंस को लगता है कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन प्लान्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। 2016 में जब नेटफ्लिक्स भारत में आया था तो उसके प्लान्स 500 रुपये महीने से शुरू होते थे। उसके बाद ये कम करके 200 रुपये महीना किए गए और फिर 150 रुपये महीना। अब अगर आप दूसरे देशों से इन्हें कंपेयर करेंगे तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी इंडियंस को लगता है कि ये प्लान्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसके पीछे कारण है GDP पर कैपिटा। भारत में एवरेज इनकम पर ईयर है 1.5 लाख रुपए, वहीं अमेरिका में एवरेज इनकम पर ईयर है 47 लाख रुपए। अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन फीस की, तो भारत में एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज हर साल 1500 रुपये खर्च करता है नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करने के लिए। वहीं अमेरिका में एक व्यक्ति हर साल ऑन एन एवरेज 8000 रुपये खर्च करता है।
अब देखने में ये फिगर्स भारत के लिए बहुत कम लगेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें एज परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो भारत के लिए ये 1% होता है। वहीं अमेरिका के लिए ये 0.19% होता है। तो क्या इसका मतलब है कि भारत में नेटफ्लिक्स का मार्केट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू वाइज भारत में आज भी नेटफ्लिक्स का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, 29%। दूसरे नंबर पे आता है डिज्नी हॉटस्टार और तीसरे नंबर पे अमेजॉन प्राइम, जिसका 22% का रेवेन्यू शेयर है। रेवेन्यू वाइज नेटफ्लिक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है सब्सक्राइबर बेस पे। नेटफ्लिक्स चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को अपनी तरफ ला सके। भारत में अगर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को कामयाब होना है तो उसे अपने प्राइजेस ज़्यादा से ज़्यादा कम रखने पड़ेंगे और एडवर्टाइजमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसा यूट्यूब ने करा। नेटफ्लिक्स ने पिछले साल अपने कंटेंट पर $13 बिलियन खर्च करे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बहुत ही ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स थे, बहुत ही कम डाउनलोड्स थे। इसका कारण यह है कि नेटफ्लिक्स अपने ऑडियंस के लिए कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं देता। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्लेटफॉर्म्स की, तो वो अपने व्यूअर्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए एडिशनल अट्रैक्शंस देते हैं, जिनसे लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अगर हम बात करें डिज्नी हॉटस्टार की, तो आप वहां पर जाकर IPL देख सकते हैं, कोई सीरियल देख सकते हैं। अगर हम बात करें अमेजॉन प्राइम की, तो आप वहां पर जाकर किंडल पर बुक्स पढ़ सकते हैं, फ्री डिलीवरी करा सकते हैं, अमेजॉन म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। और जब भी कोई नया ऑफर निकलता है तो अमेजॉन प्राइम अपने मेंबर्स को प्रायोरिटी देता है। अब इन सब चीज़ों से लोगों को लगता ही नहीं है कि वो सिर्फ कंटेंट के लिए पैसे भर रहे हैं। दूसरा कारण है कि नेटफ्लिक्स के पास लोकलाइज कंटेंट की बहुत कमी है। अगर हम बात करें अमेजॉन प्राइम की, तो इसके पास द फैमिली मैन, इनसाइड एज और मिर्जापुर जैसी सीरीज हैं जो पूरे देश में पॉपुलर हैं। अगर हम बात करें डिज्नी हॉटस्टार की, तो इसके पास स्पेशल ऑप्स और आर्या है। अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की, तो इसके पास नार्कोस, मनी हेस्ट और स्क्विड गेम्स जैसी सीरीज हैं जो पूरी दुनिया में तो पॉपुलर हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो इसके पास सेक्रेड गेम्स जैसी सीरीज है जो एक लिमिटेड ऑडियंस को ही पसंद आती है, जैसे साउथ दिल्ली और साउथ मुंबई के लोगों को। तीसरा कारण है कि नेटफ्लिक्स के पास रीजनल कंटेंट की कमी है। अब हिंदी और इंग्लिश के कंटेंट से तो कोई चैनल सरवाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट होना चाहिए, जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली और कन्नड़। आजकल रीजनल कंटेंट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। यही वजह है कि अमेजॉन प्राइम समय समय पर दृश्यम 2 और पुष्पा जैसी मूवीज के राइट्स लेता रहता है। एक कारण जो मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर समझ में आता है नेटफ्लिक्स के कम सब्सक्राइबर्स का, वो है पायरेसी। जब भी नेटफ्लिक्स पर कोई नई सीरीज आती है तो उसके कुछ ही समय बाद वो टेलीग्राम और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी आ जाती है। अब इससे स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को हर साल $52 बिलियन का नुकसान होता है। आखिर में सवाल उठता है कि क्या नेटफ्लिक्स वापसी कर पाएगा? अभी हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में एलन मस्क या फिर कोई और बिजनेसमैन नेटफ्लिक्स को खरीद ले? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं।